एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज का हमारा टॉपिक हिमालयन इकोसिस्टम से रिलेटेड था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, न्यूज़ में बहुत टाइम से चल रहा है कि किस तरीके से फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लडिंग वाटर आ रहा है, वो कितना ज़्यादा इकोसिस्टम को, हिमालयन इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है। तो इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है। और एक और जोशीमठ के जो क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि जोशीमठ एज द टाउन इज़ सिंकिंग। तो वो क्या रीज़न था, इन सब चीज़ों की वजह से हिमालयन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल क्राइसिस ये कम्प्लीटली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इस चीज़ों के ऊपर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है क्लाइमेट चेंज को बहुत चीज़ों से लिंक किया जा सकता है, विमेन से भी किया जा सकता है, पॉपुलेशन क्राइसिस से, फूड सिक्योरिटी से, इन्वायरमेंट से, बायोडाइवर्सिटी से। तो इन चीज़ों को लिंक करके आपके पास मटेरियल रेडी होना चाहिए ताकि जो भी एग्ज़ाम में पॉइंट आए आप हैंडली एकदम लिख सको। और आज आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो जिसने नहीं डाउनलोड करा है वो जाके अभी देख ले कहाँ सेंटर आया है। अभी बहुत टाइम है वैसे, आज अगर डाउनलोड नहीं भी हो रहा है, साइट बिजी है, तो कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा 1-2 दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालयन इकोसिस्टम नीड्स अ बेटर सॉल्यूशन टू अवॉइड द अपकमिंग इकोलॉजिकल क्राइसिस। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट है इकोलॉजिकल क्राइसिस का, आपको इसको लिंक करना है। और सेकेंडली लिंक किस चीज़ से करना है, हिमालयन इकोसिस्टम को। ऐसा नहीं है कि इकोलॉजिकल क्राइसिस बता दी डायरेक्टली, बताने किस कंटेक्स्ट में, हिमालयन इकोसिस्टम के कंटेक्स्ट में बताने हैं आपको। इसलिए ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से अटैम्प्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे हिमालयन इकोसिस्टम से तो बेटर रहेगा, वरना कुछ लोग क्लाइमेट चेंज से भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या 21st सेंचुरी क्राइसिस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी बेटर है, वो जो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो हमने यहाँ पे हिमालय से स्टार्ट करा है, हिमालयन इकोसिस्टम से। The Himalaya may seem eternal, but it is one of the most fragile ecosystem on the earth. Steep slope, poor soil, and heavy monsoon makes it mountains vulnerable to erosion. The anthropogenic activities such as deforestation accelerate the process. At top, soil slides down into river and is washed away into the sea. देखो हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ तक हमने हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में बताया, उसके बाद हमने उसे लिंक कर दिया एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से। क्योंकि अगर आप सोचो क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोसीन। इस एरा में तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हाइप कर रहा है, तो हमें उसको ही लिंक करना है। तो हमने ये 2 लाइन लिखकर डायरेक्टली उसे लिंक कर दिया एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से। ड्यू टू इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, माउंटेन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट अनप्रेसिडेंट रेट। देखो यहाँ पे अगर आपने माउंटेन ग्लेशियर की बात करी है तो कोशिश करना जब आप मेन बॉडी पे जाओ तब आप इसी को आगे एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको इसी से स्टार्ट करना हो। और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हिमालयन इकोसिस्टम से आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस वो है, एक तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, ठीक है, दूसरा डिस्ट्रॉय ऑफ फ्लोरा एंड फोना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, ह्यूमन लॉस है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहला उसमें मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ही आता है, तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने यहीं से स्टार्ट करा है और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी मेन बॉडी पे जाएंगे। तो ये हमारी मेन बॉडी है, और ध्यान रखना है ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अपने वर्ड्स को ध्यान रखना है। These satellite observations have revealed that across India, China, Nepal and Bhutan, the melting of glaciers has doubled. देखो मैंने आपको बताया छोटा मोटा डेटा याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा याद नहीं है, देखो न्यूमेरिकल डेटा याद होना बहुत मुश्किल है, तो अगर आपको वो डेटा याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल डेटा याद कर लो, जैसे 10 टाइम्स वाला या डबल हो गया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ऐसे करके जो भी डेटा आता है आप वो डेटा याद कर लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो आपके ऐसे को उसी से एक इम्पैक्टफुल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हैज़ डबल सिंस द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया ये हमारा। द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम इज़ मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट। अब ये देखिए आपने पहला पॉइंट लिखा है तो आप उसके लिए एग्जाम्पल ही पुटअप करेंगे। मैंने हमेशा आपको बताया डेटा पुटअप करिए, एग्जाम्पल पुटअप करिए। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर का हमने यहाँ पे बात करी है, तो हमने उसका एग्जाम्पल भी बता दिया है कि वो एक्चुअली में किस फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहा है, ये चीज़ किस फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है, हमने ये डिस्कस कर दिया यहाँ पे। ये जैसे चमोली फ्लैश फ्लड का एग्जाम्पल दिया है, और फिर क्या क्राइसिस आ रहे हैं, जोशीमठ सिंकिंग। ये 2 चीज़ों के फॉर्म में ये चीज़ अपने आप को, अपना जैसे बोलते हैं ना फिनोटाइप शो करना, एक चीज़ की प्रेजेंस दिखाना, वो इस तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। द प्रॉब्लम लाइज इन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। उसके बाद हमने ये बताया कि ये सारी प्रॉब्लम का जो लिंक है
वो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से है। जोशीमठ सिंकिंग के टाइम पे आपको पता चला होगा कि एक्चुअली में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, एज पर वेरियस स्टडी जोशीमठ टाउन इज़ मेड विदाउट एनी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे भी हमने एक एग्जाम्पल पुट कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया है। ऑल्सो जियोलॉजिकली दिस रीजन इज सिस्टमेटिकली एक्टिव। देखो ये पॉइंट पता होना चाहिए, वहाँ का इकोसिस्टम ऑलरेडी फ्रजाइल है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा होटल कल्चर ओपन अप हो गया है, टूरिस्ट एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, तो स्पेस तो लिमिटेड ही है ना। आप सड़कें बना रहे हो, 4-4 हाईवे बना रहे हो, वो पानी में डूब जा रहे, तो वो बात क्या रही? जगह तो उतनी है, पहाड़ काट काट के आप कितनी भी बना दो। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि ये जो एरिया है ये सिस्टमेटिकली एक्टिव है। ये जैसे बोलते हैं ना, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। इस वजह से इस एरिया में ज़्यादा आप डिस्टर्बेंस ह्यूमन एक्टिविटी की ना करें तो बेहतर होगा। हर बार यही आता है। जब 2013 में केदारनाथ क्राइसिस आए थे, तब भी यही बात आई थी कि इस एरिया को जितना कम छेड़ा जाए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टर्म में उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत एक्टिव एरिया है। जियोलॉजिकल टर्म्स में ये एक्टिव एरिया है। तो यहाँ पे आ गई है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया है कि ये एरिया नेचुरली भी एक्टिव है। एंड हिमालयंस आर दी जोन ऑफ प्लेट मूवमेंट, दस हाई चांसेस ऑफ अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक जहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना है हिमालय जैसी टोपोग्राफी में वहाँ पे लैंडस्लाइड के भी चांसेस रहेंगे। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है। बिसाइड्स बीइंग एन अर्थक्वेक प्रोन जोन, इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू फ्लड डिजास्टर। ये बिल्कुल सही बात है। बस्टिंग ऑफ ग्लेशियर लेक कैन कॉज फ्लैश फ्लड विद कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस। और यहाँ पे हमने देखो कौन सा एग्जांपल दिया है, 2013 केदारनाथ वाला। फ्लैश फ्लड के केस में सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। आप इसे जब भी कोई स्टेटमेंट लिखो, कोशिश करनी है कि आपको उसके साथ स्टेटमेंट पुटअप करना है, ताकि आपका पूरी वो स्टेटमेंट कंप्लीट लगे, एक समझ आए कि वो स्टेटमेंट बताना क्या चाहती है। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स बता दी है। उसके बाद हमने बोला है कि अर्ली रिकग्नाइजेशन ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। रिकग्नाइज नहीं, रिकग्नाइज करके सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ऐसा तो है, आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई कि ठीक है मेरे पेपर 2 में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, पर नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसके लिए करा क्या, वो एक तरीके से हेल्प करेगा आपको। सिर्फ प्रॉब्लम को जानने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब लास्ट का पैराग्राफ है तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कंक्लूजन की तरफ, हम इसमें सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा देखिए, जो ऐसे होते हैं इस तरह के ऐसे में जिसमें पूछा गया है हिमालयन इकोसिस्टम को लिंक करना है हमें इकोलॉजिकल क्राइसिस से, तो ध्यान रखना है उसमें हमें 50-50 देना है। अगर आपने यहाँ पर 20% पार्ट दिया है इंट्रोडक्शन को, क्योंकि वो मैंडेटरी है, इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको बचे हुए पार्ट में मेन बॉडी और कंक्लूजन इक्वल रखने हैं। दोनों को हमेशा ध्यान में लेके चलना है कि वो इक्वल होने चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये जो कंक्लूजन था, हमने इसमें बताया कि हमें इनोवेटिव सॉल्यूशन की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला है क्लाइमेट प्रूफिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सच एज बाय अप्लाइंग रोड स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजीज फॉर फ्रजाइल रोड नेटवर्क एंड स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिज, कल्वर्ट्स एंड टनल। देखो बहुत न्यूज़ में आ रहा है ना कि पानी इतने तेज़ आया, फ्लैश फ्लड इतनी तेज़ आई कि पूरी सड़क ही बह गई, पूरा हाईवे निकल के बह गया। तो हमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ हो सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो। आप हर जगह, या फिर एग्रीकल्चर हो, हर जगह आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हो। एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेल। तो ये एक पहला पॉइंट है। सेकेंडली, इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंस प्लानिंग स्पेशली इन फ्लड प्रिवेंशन रैपिड रिस्पॉन्स। देखो आपको पहले से प्लान करके रखना है कि बाय चांस ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, ये आपको पहले से प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि बाद टाइम पे आप प्लान कर रहे हो, ढंग से उनका इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा है लोगों का, लोग फंसे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रीअसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर एंड इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। केदारनाथ क्राइसिस के बाद रिपोर्ट आई थी एक, तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट बनते हैं वो बेसिकली पूरी इकोसिस्टम को तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पानी रोकते हैं, उसके लिए एरिया क्लियर किया जाता है, और जो नीचे के टाउन होते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए आ जाती है फ्लैश फ्लड के केस में। और देखो एक प्लेन एरिया में हाइड्रो पावर बन रहा है और एक स्टीप एरिया में हाइड्रो पावर बन रहा है, तो वहाँ पे हमेशा टोपोग्राफी का फ़र्क रहेगा।
तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए इनको बनाने के लिए, और बड़े स्तर पे जब ये बनते हैं तो बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक पॉइंट था, तो इसलिए हमने बोला है कि रीअसेस करना चाहिए उनका डेवलपमेंट। और लास्टली रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज़्म, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज़्म एंड रिलीजियस टूरिज़्म पॉलिसी, आप बेधड़क नहीं टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हो ऐसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में। आपको देखना पड़ेगा, जैसे सपोज़ ये एक वहाँ देखिए, अगर आप पहाड़ों में जाते हो तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग पहाड़ों से उन्हें पता होगा कि टूरिज़्म एक्टिविटी मई से लगा लीजिए, मई से लेकर जब तक गर्मियाँ रहती है सितंबर या अक्टूबर तक अपने पीक पर चलती है। स्पेशली मई जून की जब छुट्टियाँ पड़ती है तब तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक के इतने लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज़्म होना चाहिए वहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इतनी ही सड़क है तो उस पर इतनी ही गाड़ी आए तो बेटर रहेगा, आप उसे सस्टेन कर पाओगे, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा फालतू का एक्स्ट्रा, कोई फालतू के जैसे टूरिस्ट जब ज़्यादा इनफ्लो करेंगे तो उसके लिए होटल कल्चर भी बहुत ज़्यादा बनेगा। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं एक लिमिट करनी पड़ेगी, है रोकना नहीं है पर आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो ये हमने पॉइंट लिखे हैं। द गवर्नमेंट शुड रियलाइज दैट द फ्रेजिलिटी ऑफ द हिमालयाज माउंटेन इकोसिस्टम, गवर्नमेंट नीड टू रीप्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ माउंटेन्स। क्योंकि लास्ट में हमने बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन मतलब लाइन लिखी है, हमने लिखा है देखो गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा, देखो ये कंक्लूजन वाली लाइनें होती है, ये आप हर जगह डाल सकते हो। तो यही हमने डाला है कि गवर्नमेंट को रीप्रोटाइज करनी पड़ेगी, अपनी जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है या जितनी भी पॉलिसी है कॉम्प्रिहेंसिवली उन पे रीअसेस करना पड़ेगा, ताकि वो वहाँ की इकोलॉजी को और ट्रेडिशनल नॉलेज को ध्यान में रखकर ही उस जगह को डेवलप करे। तो ये हमने लिखा है, और हमारे वर्ड्स भी बहुत सही है, 327 वर्ड्स आए हैं। एंड आई अब होप आप लोगों को समझ आ गया होगा हर चीज़। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल की क्लास में, और संडे को भी आपकी इस बार क्लास अपलोड हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।